नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। मैं हूं आपके साथ किशोर अजवाणी। भारत में पहली बार सरकार के किसी फैसले का विरोध नहीं हो रहा है। आप पिछले कुछ समय के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत अब धीरे धीरे विरोध प्रदर्शनों का देश बनता जा रहा है। इसके पीछे की वजह चाहे सरकार के फैसले हों, चाहे विपक्ष द्वारा इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन हो, या फिर चाहे असामाजिक तत्वों और विदेशी ताकतों की इन प्रदर्शनों में एंट्री हो, लेकिन इन सब का असर पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर और आखिरकार आपकी और हमारी जेब पर। विरोध प्रदर्शनों से होने वाला नुकसान सिर्फ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने तक सीमित नहीं है। इसकी कीमत देश के लगभग हर नागरिक को किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पूरी दुनिया में हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को $16.5 ट्रिलियन यानी 1290 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है, जो इस समय करीब 14.5 लाख करोड़ रुपए है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में उस साल 72वें नंबर पर था भारत, और इसमें कहा गया था कि हिंसा की घटनाओं से भारत की जीडीपी को हर साल करीब $646 बिलियन यानी करीब 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हिंसा की ऐसी घटनाओं से भारत की जीडीपी को 6% की चोट पहुंचती है। हिंसा की घटनाओं की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को जो 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वो इस साल के भारत के कुल बजट से भी कहीं ज्यादा है। भारत का इस साल का कुल बजट 39,45,000 करोड़ रुपए का था। भारत की अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हिंसा की घटनाओं की वजह से पहुंचता है, उससे भारत सरकार अपने हर खर्च को निपटा सकती है, अर्थव्यवस्था को ऋण मुक्त यानी डेट फ्री बना सकती है, और सभी कल्याणकारी योजनाओं पर भी जी भर के पैसा खर्च कर सकती है। अगर हिंसा की आग में जला दिए गए इस पैसे का इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए तो भारत के हर युवा को नौकरी मिल सकती है, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, हर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन शायद एक देश के तौर पर हम हिंसा से होने वाले नुकसान को हल्के में लेने लगे हैं और हिंसा की घटनाएं धीरे धीरे हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन सच यह है कि इस हिंसा की वजह से भारत के हर नागरिक पर करीब 65,000 रुपए का बोझ पड़ता है, हर नागरिक पर। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस हिंसा की वजह से हर नागरिक को करीब 55,000 रुपए, चीन के हर नागरिक को 1,07,000 रुपए का नुकसान होता है। दुनिया में जो 10 देश हिंसा से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, वो अकेले दुनिया की जीडीपी को 34% का नुकसान पहुंचाते हैं, जो हिंसा से पीड़ित है। भारत में हाल ही में हुए प्रदर्शनों में कितनी तेजी आई, इसे समझने के लिए तो ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिया स्पेंड द्वारा 2009 से 2014 के बीच हुए प्रदर्शनों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट से भारत में विरोध प्रदर्शनों के स्वभाव और कारणों को समझा जा सकता है। 2009 से 2014 तक का डेटा बताता है कि उस दौरान सबसे ज्यादा तेजी छात्रों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों में आई। तेजी की यह दर 148% से ज्यादा थी। 2009 से 2014 के दौरान भारत में 4,20,000 विरोध प्रदर्शन हुए, यानी भारत में हर रोज 200 से ज्यादा प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन हुए। हमें लगता है कि इससे जुड़ा नया डेटा आएगा तो उसमें भी स्थिति ज्यादा बदली हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि भारत के लोगों को विरोध प्रदर्शनों की आदत लग गई है। खासकर युवाओं के बीच हिंसक विरोध प्रदर्शनों की आग बहुत तेजी से फैल रही है। भारत में इन विरोध प्रदर्शनों की दो मुख्य वजह है। एक वजह है अतीत के गौरव को वापस लाने की जिद, दूसरी वजह है अच्छे भविष्य के लिए किए जा रहे बदलावों से घबरा जाने की आदत।
इस संबंध में आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने 2 अलग अलग प्रवचनों में एक बात कही थी। एक छोटा सा हिस्सा सुनिए उसका, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमने अपने उटोपिया को पास्ट ओरिएंटेड रखा हुआ है। इस देश में हमने जो समय की धारणा की है, जो हमारा टाइम ऑर्डर है, वो ये कहता है कि सबसे अच्छा युग हो चुका, अब आने वाला युग बुरा होगा। सतयुग हो चुका, कलयुग हो रहा है और रोज हम अंधकार में उतरते चले जाएंगे। असल में जब हम धर्मों को 50 हिस्सों में तोड़ देते हैं तो अधर्म से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अधर्म से लड़ेगा कौन? धर्म आपस में लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद लड़ते हैं। कम्युनिज्म से कौन लड़ेगा? हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, हिंदू सिख लड़ते हैं, हिंदू जैन लड़ते हैं। आज भी चीन में बौद्धों का मठ गिराया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, ईसाइयों का चर्च तोड़ा जा रहा है, फिर भी बौद्ध ईसाई के खिलाफ बोले चले जाते हैं, ईसाई मुसलमान के खिलाफ बोले चले जाते हैं, मुसलमान बौद्धों के खिलाफ बोला चला जाता है। ये धार्मिक आदमी है या पागल हो गए लोग? अगर धर्म को दुनिया में बचाना है तो धर्म को बचाने की तैयारी करनी पड़ेगी, छोटे छोटे मोह छोड़ने पड़ेंगे। मेरा धर्म नहीं बचेगा। अब धर्म बच सकता है, और धर्म तभी बच सकता है जब धर्म आपस में लड़ने का पागलपन बंद कर दे। अन्यथा धर्म आपस में लड़ते हैं और अधर्म की तो कोई लड़ाई अधर्म से नहीं होती। ये कितने मजे की बात कि दुनिया में धर्म 350 और अधर्म 1। अधर्म का कोई विभाजन नहीं है और धर्म के इतने विभाजन। विभाजित धर्म बच नहीं सकेगा, अविभाजित धर्म बच सकता है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, चाहे मुसलमान, चाहे जैन। अगर हम धर्म को बचाना चाहते हो तो कम्युनिज्म से टक्कर ली जा सकती, और अगर हमने अपने छोटे छोटे धर्मों को बचाने की कोशिश की तो ये सब डूब जाएंगे और अधर्म जीतेगा। अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो तो हमें मेरे का आग्रह छोड़ देना चाहिए। अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो तो हमें छोटी छोटी दीवारों का मोह छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो मोह हमारा नहीं छूटता। बूढ़े मन के मोह बड़ी मुश्किल से छूटते। इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बातें कही। भारत का चित्त यदि जवान हो सके तो भारत के लिए एक स्वर्णमय भविष्य पैदा किया जा सकता है। अगर भारत का चित्त बूढ़ा रहा तो भविष्य एक मरघट होगा, एक कब्रिस्तान होगा। भविष्य एक जीवित जीवन नहीं हो सकता है। जो हमारा टाइम ऑर्डर है वो ये कहता है कि सबसे अच्छा युग हो चुका, अब आने वाला युग बुरा होगा। सतयुग हो चुका, कलयुग हो रहा है और रोज हम अंधकार में उतरते चले जाएंगे। कुल मिलाकर सिर्फ अतीत में झांकते रहने से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, और वो देश भी आगे नहीं बढ़ सकता जो भविष्य की हर उम्मीद पर विरोध प्रदर्शनों के ब्रेक लगाने की